अच्छा भाई, आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। क्या माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और वो काम कैसे करता है, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया वर्क कैसे करता है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सॉरी, डबल डबल आ गया। ठीक है, खैर डिस्कस करते हैं इसके बारे में ज़रा सा। साइड पे इसको लगाते हैं। चलें, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको इसमें दरअसल माइटो का जो वर्ड है, इसमें जो माइटो का वर्ड है वो निकला है माइटोस से। ठीक है, और जिसका मतलब होता है थ्रेड्स। ठीक है ना, और थ्रेड्स को हम लोग कहते हैं माइट्रोस, कहते हैं थ्रेड्स को। यहाँ पर जो ये माइट्रोस का, आपको माइट्रो का जो वर्ड नज़र आ रहा है, ये जो माइटो सॉरी जो आपको माइटो का जो वर्ड नज़र आ रहा है, ये माइटोस से निकला है। ठीक है, माइटो का मतलब होता है दरअसल आपका, आपकी जो थ्रेड्स वगैरह हैं। ठीक है ना, और इसमें जो कॉन्ड्रियोन का वर्ड है वो कॉन्ड्रियोन से ही निकला है, और इसका मतलब होता है स्मॉल ग्रेन्स। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैं प्रॉपर इसके उसमें आता हूँ, बात करते हैं प्रॉपर वे में कि माइटोकॉन्ड्रिया दरअसल है क्या। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम जो है वो कॉन्ड्रियोसोम भी है, इसको हम दूसरे अल्फाज में कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम कॉन्ड्रियोसोम है, और ये हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया होता ही यूकैरियोट्स के अंदर है, और ज़्यादातर आपको ये मिलेगा भी हमारे पास किसके अंदर बेटा, क्या कहते हैं उसको, जो आपके एनिमल सेल्स होते हैं उनके अंदर ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज़ होता है वो तकरीबन 0.5 टू 1.0 नैनोमीटर, बहुत छोटा सा साइज़ होता है। ठीक है, इतना ये हमारे पास इसका ये साइज़ होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का। अच्छा, और इसके अलावा अगर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ बेसिकली कॉल्ड अ साइट और अ सेंटर ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, अ साइट और अ सेंटर ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, इसको हम लोग सेंटर भी कहते हैं, सेंटर ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, सेंटर ऑफ बेटा एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन का क्या मतलब होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब ये होता है, रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन का यूज़ करते हुए हम लोग क्या करते हैं बेटा, कोई भी हमारे पास मटेरियल होगा, लाइक जैसे अगर मैं ले लेता हूँ ग्लूकोज को, ग्लूकोज को लेता हूँ तो ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर तोड़ा जाएगा। रिस्पायरेशन में दरअसल तोड़ फोड़ होती है। ठीक है, रिस्पायरेशन में हम लोग क्या करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, चीज़ों को ब्रेक करते हैं। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको तोड़ा जाता है, और तोड़कर उनमें से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है, उनमें से एनर्जी को निकाला जाता है। ठीक है, तो ये दरअसल प्रोसेस कहलाता है रिस्पायरेशन का। लेकिन एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होती है? एरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल्स को या किसी भी कंपाउंड्स को हम ब्रेक डाउन करेंगे, हम लोग तोड़ेंगे। ठीक है, ये कहलाता है एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक के अंदर हम किस चीज़ का बेटा जिक्र करते हैं? ऑक्सीजन का जिक्र करते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे पास कोई चीज़ क्या हो रही होगी, ब्रेक हो रही होगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को हम लोग तोड़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा हम लोग इसको जो है हम इसके साइज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होता है ये। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जो आपने एक और बात याद रखनी है कि इसके डबल मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन्स मौजूद होती हैं, डबल मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक ये आपके पास सामने बनी है, एक कहलाती है इनर मेम्ब्रेन, और एक कहलाती है हमारे पास हमारी आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन का क्या मतलब होता है और आउटर मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, या इनर मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है, हम वन बाय वन इन दोनों के बारे में भी बात करते हैं।
अच्छा भाई, और ये दोनों की दोनों जो हमारे पास मेम्ब्रेन्स होती हैं वो दरअसल लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। चाहे वो इनर मेम्ब्रेन की हम लोग बात कर रहे हों या फिर हम आउटर मेम्ब्रेन की बात कर रहे हों, तो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन होता है वो दरअसल किससे मिलकर बना हुआ होता है, दरअसल किससे मिलकर बनता है, वो हमारे लिपोप्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। यानी लिपिड और प्रोटीन या फिर फैटी एसिड और प्रोटीन जब आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा लिपोप्रोटीन बनाते हैं। उसको हम लोग नाम देते हैं लिपोप्रोटीन का। ठीक है, लिपोप्रोटीन की हमारे पास इसके पास लेयर्स मौजूद होती हैं। ठीक है भाई, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है इसकी वो स्मूथ होती है बिल्कुल। जो बाहर की आपको जो आउटर मेम्ब्रेन नज़र आ रही है ये बिल्कुल आपको स्मूथ नज़र आएगी, बिल्कुल प्लेन होती है, कुछ नहीं होता इसके इर्द गिर्द। ठीक है, बिल्कुल साफ़ सुथरी सी होगी है, स्मूथ बिल्कुल। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो हमारा इनर मेम्ब्रेन होगा, अगर हम लोग बात करें इनर मेम्ब्रेन की, अगर हम लोग बात करते हैं तो इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास कुछ इर्रेगुलर सी फोल्डिंग आपको नज़र आ रही होंगी। ये आपको फोल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये देखें, ये इनर मेम्ब्रेन्स की फोल्डिंग्स हैं। ये आपको इनर मेम्ब्रेन्स की फोल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। इस इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स को हम लोग नाम देते हैं क्रिस्टी का। क्या नाम देते हैं, क्रिस्टी का। और इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास क्या मौजूद होता है, इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास मौजूद होता है मैट्रिक्स। जो हमारा क्या होता है बेटा, दरअसल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का लिक्विड होता है जिसको हम लोग नाम देते हैं मैट्रिक्स का। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो इनफोल्डिंग्स थी, जो इर्रेगुलर इनफोल्डिंग्स थी, उनको आपने क्या नाम दिया था, क्रिस्टी का। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनफोल्डिंग्स क्यों होती हैं। ठीक है, ये भी तो हमारे पास हमारे आउटर मेम्ब्रेन की तरह बिल्कुल स्मूथ हो सकता था, आउटर मेम्ब्रेन की तरह बिल्कुल जो है चिपटा हुआ हो सकता था, साफ बिल्कुल हमारे पास होता, इस इरेगुलरिटी इसके अंदर नहीं आती। बट इनर मेम्ब्रेन के अंदर इरेगुलरिटी क्यों आई, इरेगुलर क्यों हुआ? तो इसके इरेगुलर होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि ये हमारे पास तमाम हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये इसको स्पेस मिल जाता है, इसको स्पेस प्रोवाइड करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये बिल्कुल आउटर मेम्ब्रेन की तरह होता है, इसको एज सच इतना स्पेस नहीं मिलता जितना अभी मिल रहा है। इसको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाता है इस इरेगुलर होने की वजह से। ठीक है, ये इरेगुलर होने का इसको बहुत बड़ा क्या है बेटा, एडवांटेज मिला है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद होता है, मैंने आपको क्या बात बताया बेटा, हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद होता है। ठीक है भाई, और मैट्रिक्स दरअसल जो है वो बहुत सारे उसके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो हमारे पास ऑर्गेनिक मटेरियल्स मौजूद होते हैं जो इस मैट्रिक्स को बना रहे होते हैं। ठीक है, सिर्फ अकेला मैट्रिक्स कोई पानी नहीं होता दरअसल सिर्फ, बल्कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलकर जो हैं वो क्या करती हैं, हमारे मैट्रिक्स को बनाती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आपके पास हुई, मैंने कह दिया कि हमारे पास ये साइड ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन है। अच्छा, इसके अलावा हम लोग कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना एक डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनोमस का भी नाम देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इट्स ओन डीएनए, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड, इट्स कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस। सेमी ऑटोनोमस का क्या मतलब है? ठीक है, मैं ये लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस का मतलब होता है कि इसके पास ये एबिलिटी होती है कि ये अपने आप को खुद रेप्लिकेट कर सकता है, जब चाहे ये अपने आप को तोड़ देगा। ठीक है, ये बात याद, अगर सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम का लोड आ गया, ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो काम कर रहा है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको, आपकी बॉडी को एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी। तो एनर्जी का जो प्रोडक्शन का काम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है आपके सेल के अंदर। जब आपके सेल को एनर्जी मिलेगी तो आपकी बॉडी को भी एनर्जी मिलेगी। तो आपकी बॉडी को या आपके सेल को जो बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड कर रहा है। आपके सेल को जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो कौन कर रहा है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। तो जब आपकी बॉडी को, आपका बॉडी बहुत ही ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म कर रही है, बहुत ज़्यादा काम कर रही है और उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उससे क्या है, हमें अगर एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो हमें माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स भी ज़्यादा चाहिए। तो उससे क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए इसके पास होने की वजह से उसको ये एडवांटेज मिलता है कि सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, न्यूक्लियस पर डिपेंड नहीं करता। कि भाई सेल का जब दिल करता है तो वो टूटता है ना, वो टूट कर जो है वो अपने आप को डिवाइड करता है और उससे फिर ये सारी चीज़ें भी डिवाइड हो जाती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कुछ नहीं करता, ऐसा कुछ सेल ऐसा जो है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता।
तो माइटोकॉन्ड्रिया दरअसल इंडिपेंडेंट होता है रेप्लिकेशन के मामले में, ठीक है, डिवीजन के मामले में। तो ये जब सेल के ऊपर दबाव बढ़ेगा, सेल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है वो लोड बढ़ेगा, तो उससे ये होगा कि हमारे पास जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करेगा बेटा, हमारे पास अपने आप को रेप्लिकेट करेगा और अपने आप को डिवाइड करके अपने नंबर्स को बढ़ा देगा। नॉर्मली अगर हम लोग बात करते हैं तो नॉर्मली हमारे पास एक होता है सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं तादाद की बात करूं तो नॉर्मल हमारे पास जो मिनिमम होगा वो एक होगा। अगर मैक्सिमम की बात करें तो वो लाखों में जाते हैं, 5 लाख भी हो सकते हैं। लेकिन ये रिपोर्ट किया गया है कि देखा भी गया है कि तकरीबन जो माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद होती है किसी के अंदर, मैक्सिमम जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो तादाद है, जो नंबर्स बताए गए हैं वो हमें बताया गया 5 लाख। तो 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास पाए जाते हैं किसी ऐसी बॉडी के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा वर्क करती है। जैसे कि एथलीट्स होते हैं हमारे पास, स्पोर्ट्समैन होते हैं हमारे पास, तो उनकी बॉडी, जाहिर सी बात है, उनकी बॉडी एनी टाइम जो है वो मूवमेंट के अंदर होती है, ठीक है। तो उससे उनकी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा भाई, ठीक है भाई। और अगर हम लोग बात करें और इसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मज़ीद अगर मैं आपको बताऊं तो एक और बात मैं आपको बता देता हूं कि माइटोकॉन्ड्रिया को दरअसल हम लोग नाम देते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल का, ठीक है। क्या नाम देते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एटीपी। क्या प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी प्रोड्यूस करता है। और एटीपी को हम लोग क्या नाम देते हैं, एनर्जी करेंसी का नाम देते हैं। इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, एनर्जी करेंसी का नाम देते हैं, एनर्जी करेंसी, ठीक है। एनर्जी करेंसी का मतलब यही होता है कि ये बेटा दरअसल हमारे पास क्या है, एटीपी हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, और ये एटीपी हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा होता है, और ये एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी। इसी वजह से, इस एटीपी की प्रोडक्शन की वजह से हम हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या नाम देते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल का नाम देते हैं, ठीक है भाई। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ, शायद आपने इससे पहले ना सुनी हो, कि माइटोकॉन्ड्रिया आपकी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया कैसे जाता है, कैसे ट्रांसफ़र होता है, अगर मैं उसके बारे में आपको बताऊं तो लेट्स टॉक अबाउट इट, कि हमारे पास हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया आया कहाँ से। खुद ब खुद तो आ नहीं सकता, कौन उस माइटोकॉन्ड्रिया को हमारी बॉडी में लेकर आया, ठीक है। चलो देखते हैं। देखो बेटा, हमारे पास 2 जेंडर्स हैं, एक मेल है और दूसरी क्या है बेटा, फीमेल है, सही है। मेल के पास जो एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है जिसको आप क्या नाम देते हो, स्पर्म, और दूसरा जो फीमेल के पास जो रिप्रोडक्टिव सेल होता है उसको आप क्या नाम देते हो, ओवम को, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर इस दुनिया में किसी न्यू ऑर्गेनिज्म ने आना है तो उससे क्या होगा कि जब ये दोनों आपस में फ्यूज्ड होंगे, इनके फ्यूज होने की वजह से हमारे पास एक नया ऑर्गेनिज्म आएगा इस दुनिया के अंदर। तो अब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से आएगा, क्वेश्चन ये हमारे पास पैदा होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया उसकी बॉडी में कहाँ से आएगा। तो बेटा उस माइटोकॉन्ड्रिया जो है, आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे और ये बात आपसे पूछी भी जा सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया दरअसल हमारी बॉडी के अंदर, एनिमल्स की बॉडी के अंदर आता है, हमारे मदर की तरफ से आता है, यानी फीमेल की तरफ से आएगा। मदर जो है वो हमारे बॉडी के अंदर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को लेकर आती है, यानी ओवम के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है। जो हमारा स्पर्म सेल होता है, ठीक है, जो मेल के पास होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, ये बात याद रखिएगा बेटा, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास जो है, हम लोग यही बात करते हैं कि हमारे पास, ठीक है, हमारे पास दरअसल क्या होता है बेटा, इसी माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से, सॉरी हाँ, यही जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये किसकी तरफ से आता है, हमारे ओवम की तरफ से आ रहा होता है। और ओवम किसके पास होता है, मदर सेल के पास होता है। तो हम लोग यही कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किसकी तरफ से ट्रांसफ़र होता है बेटा, मदर की तरफ से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। ये हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का लेक्चर था बेटा। अगर इसके बारे में कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।